Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Land Revenue Act 1967 and in today's video we are going to discuss the topic of partition under Land Revenue Act 1967. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. The topic of partition is explained in chapter 11 of Land Revenue Act that starts from section 135 onwards. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 135 को. सेक्शन 135 बात करता है एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन. पहली बात आ गई, सेक्शन का टाइटल क्या कह रहा है कि पार्टीशन के लिए आपने एप्लीकेशन देनी है. अब अगर कोई एक जमीन है फॉर एग्जांपल और उसमें एक से ज्यादा को ऑनर्स हैं, को शेयरर्स हैं और हर बंदे को अपना शेयर अलग करवाने के लिए उस जमीन को तकसीम करवाना जरूरी है. सो अपना हिस्सा निकालने के लिए, तकसीम करवाने के लिए सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है. सेक्शन कहता है एनी जॉइंट ऑनर ऑफ द लैंड में अप्लाई टू द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर पार्टीशन ऑफ हिज शेयर इन द लैंड. कोई भी जॉइंट ऑनर वो अपने शेयर की पार्टीशन के लिए रेवेन्यू ऑफिसर को अप्लाई करेगा. रेवेन्यू ऑफिसर के पास एक एप्लीकेशन फाइल करेगा. इफ अब आगे कुछ कंडीशंस बताई गई हैं एप्लीकेशन फाइल करने के लिए. नंबर 1, at the date of application the share is recorded under chapter 6 as belonging to him. सबसे पहली बात की जा रही है कि जिस डेट पर वो ये एप्लीकेशन रेवेन्यू ऑफिसर के सामने फाइल कर रहा है उस वक्त जरूरी है कि उसका शेयर रिकॉर्ड हो अंडर चैप्टर 6. अब चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जमाबंदी का, कि हर साल 4 साल बाद जमाबंदी की जाती है जिसमें अंदराज किया जाता है कि किस जमीन का मालिक कौन है. सो जिस वक्त आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है उस रिकॉर्ड ऑफ राइट में आपकी मलकियत का अंदराज होना जरूरी है. सेकेंडली, हिज राइट टू द शेयर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय अ डिक्री व्हिच इज स्टिल सबसिस्टिंग एट दैट डेट. अगर तो रिकॉर्ड ऑफ राइट में लेट सपोज अंदराज नहीं है तो फिर दूसरी शर्त क्या है कि आपका शेयर डिटरमिन हो कोर्ट की डिक्री से. यानी कि आपने कोर्ट में सूट फाइल किया, कोर्ट से आपके फेवर में डिक्री पास हुई कि फलां जमीन आपकी मलकियत है, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड होना चाहिए. सबसिस्टिंग एट द डेट से क्या मुराद है? दैट डिक्री शुड बी एक्टिव एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन. उस डिक्री के अगेंस्ट कोई अपील वगैरह फाइल ना की हो, डिक्री को सेट असाइड ना किया गया हो, बल्कि कोर्ट ने डिक्री पास की तो वो डिक्री आप दिखाकर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर पार्टीशन बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर. Thirdly, a written acknowledgement of that right has been executed by all the person interested in the admission or denial thereof. थर्ड बात की गई है रिटन एक्नॉलेजमेंट की कि जितने भी पर्सन इंटरेस्टेड हैं उस जमीन के अंदर उन तमाम की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट लेटर इशू हुआ हो कि आया वो आपके शेयर को एडमिट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं. सो सेक्शन 135 ने क्या कहा कि सबसे पहली चीज आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है. उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 136 के ऊपर. सेक्शन 136 बात करता है रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑन द पार्टीशन. अब ये जो पार्टीशन की जा रही है आया इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं, ये बताता है सेक्शन 136. Notwithstanding anything contained in the provisions of section 135. सेक्शन 135 में अभी जो हम डिस्कस करके आए हैं उससे हटकर Number 1, the places of worship and burial grounds held in common before partition shall continue to be so held after partition. कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, जो इबादत गाहों की जगह हैं, मस्जिद है, गिरजाघर है, मंदिर वगैरह है, एंड बरियल ग्राउंड्स,
कब्रिस्तान वगैरह है जो कि कॉमनली यूज किए जा रहे हैं सबकी तरफ से। पार्टीशन से पहले जो कॉमन थे, पार्टीशन के बाद भी वो चीज कॉमन रहेगी। यानी कि ऐसा नहीं है पार्टीशन के बाद किसी एक पर्सन के हिस्से में जो जमीन आई वहां पर प्लेस ऑफ वर्शिप थी तो वो बंदा कहे कि यहाँ पर सिर्फ मैं जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। जो चीज पार्टीशन से पहले कॉमन थी वो वैसी ही रहेगी, सब लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडली, पार्टीशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब आगे कुछ प्रॉपर्टीज की बात की गई है। नंबर 1, any embankment, water course, well or tank and any land on which the supply of water to such work may depend। अब पहली बात की गई है कि ये जो बंद वगैरह बांधे जाते हैं, कुआं वगैरह है, टैंक है या कोई ऐसी जमीन है जिससे वाटर सप्लाई किया जा रहा है फसलों को। सेकेंडली, एनी ग्रेजिंग ग्राउंड, कोई चरागाह वगैरह है जहां पर चराया जाता है जानवरों को। या फिर any land which is occupied as a site of town or village may be refused if in the opinion of revenue officer the partition of such property is likely to cause inconvenience to the co-sharers or other person directly or indirectly interested therein। तीसरी बात की गई है कि कोई भी ऐसी जमीन जो ऑक्युपाई की गई है एज अ साइट ऑफ टाउन या विलेज, अब ऐसी जमीन की पार्टीशन को रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से रिफ्यूज किया जा सकता है अगर तो रेवेन्यू ऑफिसर को लगता है कि इस जमीन की पार्टीशन से जो को शेयरर्स हैं इस जमीन के, उनको किसी तरह का कोई नुकसान पहुंच सकता है, कोई इनकन्वीनियंस हो सकती है, सो वो ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी की पार्टीशन करने से इनकार कर सकता है। सो सेक्शन 136 ने हमें बताया कि किन किन जमीनों की पार्टीशन नहीं हो सकती, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन 137 के ऊपर। सेक्शन 137 बात करता है नोटिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन। अब यहां पर एप्लीकेशन फाइल होगी, उसके बाद का प्रोसीजर डिस्कस किया गया है। सेक्शन 135 में जो हमने कहा था रेवेन्यू ऑफिसर के सामने आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है, सेक्शन 137 कहता है द रेवेन्यू ऑफिसर ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 135 शैल इफ इट इज इन ऑर्डर एंड नॉट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान लैंड रिफॉर्म रेगुलेशन 1959 के सेक्शन 135 के अंदर दी गई एप्लीकेशन जब रेवेन्यू ऑफिसर को मौसूल होगी और अगर उसको लगता है कि ये इन ऑर्डर है, यानी कि ये ठीक तरह से फाइल की गई है और ये लैंड रिफॉर्म्स रेगुलेशन एक्ट के रिपग्नेंट नहीं है एंड नॉट ओपन टू द ऑब्जेक्शन ऑन द फेस ऑफ इट, और इस पर किसी तरह का कोई एतराज भी नहीं किया गया, ही शैल फिक्स अ डे फॉर द हियरिंग देयर ऑफ, तो फिर वो इस एप्लीकेशन के हियरिंग के लिए एक डे फिक्स कर देगा। एंड नंबर 1, cause the notice of application and of the day so fixed to be served on such of the recorded co-sharers as have not joined in the application। तो वो उस जमीन के अंदर जितने भी को शेयरर्स हैं उन तमाम लोगों को नोटिस भिजवाया जाएगा कि फलां बंदे ने पार्टीशन की एप्लीकेशन फाइल की है, और साथ ही साथ उसमें यह भी बताया जाएगा कि इस एप्लीकेशन की हियरिंग के लिए ये डे फिक्स किया गया है, सो आप तमाम जो है वो इस दिन पर हाजिर हो जाएं रेवेन्यू ऑफिसर के सामने ताकि पार्टीशन के प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड किया जाए। सेकेंडली, इफ ही थिंक्स फिट cause the notice to be served on or proclaimed for the information of any person whom he may deem to be directly or indirectly interested in the application। पहली बात कि वो तमाम को-शेयरर्स को नोटिस भिजवाएगा, अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो प्रोक्लेमेशन करवाएगा ताकि जितने भी लोगों का इस जमीन के अंदर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट है उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए इस पार्टीशन की एप्लीकेशन से मुतालिक, और वो इस फिक्स डेट पर रेवेन्यू ऑफिसर के सामने अपीयर हो जाए। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 138 पर। सेक्शन 138 बात करता है एडिशन ऑफ पार्टीज टू द एप्लीकेशन। अब इस सेक्शन में क्या बताया गया है, एडिशन ऑफ पार्टीज की बात की गई है।
क्या कहता है? ऑन द डे फिक्स्ड अंडर सेक्शन 137 फॉर द हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन और एनी अदर डे टू विच द हियरिंग में बी एडजर्न्ड। सेक्शन 137 के अंदर जो बात की गई है कि एक प्रॉपर डे फिक्स किया जाएगा उस एप्लीकेशन को सुनने के लिए, या फिर अगर तो उस डेट पर हियरिंग को एडजर्न कर दिया गया था और कोई और डे फिक्स कर लिया गया है तो उस दिन द रेवेन्यू ऑफिसर शैल ascertain whether any of the other co-sharer desire the partition of their share also, and if any of them so desire he shall add him as an applicant for partition। तो रेवेन्यू ऑफिसर पहले ये चीज असर्टन करेगा कि आया इस पर्सन के अलावा बाकी को शेयर्स में से भी कोई अपने हिस्से की पार्टीशन चाहता है। अगर उनमें से कोई ख्वाहिश रखता होगा पार्टीशन की तो फिर उसको इस एप्लीकेशन के अंदर पार्टी बना दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 139। सेक्शन 139 बात करता है डिसअलाउंस ऑफ द पार्टीशन। क्या पार्टीशन एप्लीकेशन को डिसअलाउ किया जा सकता है? सेक्शन कहता है आफ्टर एग्जामिनिंग सच ऑफ द को शेयरर एंड अदर पर्सन में बी प्रेजेंट ऑन दैट डे। जिस दिन ये तमाम लोग मौजूद होंगे एप्लीकेशन की जो हियरिंग का दिन होगा, तो उन तमाम लोगों को एग्जामिन करने के बाद द रेवेन्यू ऑफिसर में इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज अ गुड एंड सफिशिएंट कॉज फॉर पार्टीशन टू बी डिसअलाउड ही शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन। अगर तो रेवेन्यू ऑफिसर को ये लगता है कि इस पार्टीशन एप्लीकेशन को डिसअलाउ किया जाना चाहिए, कुछ सफिशिएंट रीजंस मौजूद हैं, तो वो फिर इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसके लिए कंपलसरी है कि वो रीजंस भी रिकॉर्ड करेगा, वजूहात बताएगा कि किस बिना पर वो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 140 के ऊपर। सेक्शन 140 बात करता है प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन कि अगर तो एप्लीकेशन को एडमिट कर दिया जाता है यानी कि अलाउ कर दिया जाता है तो फिर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। सेक्शन 140 इफ द रेवेन्यू ऑफिसर डज नॉट रिजेक्ट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 139। अगर तो रेवेन्यू ऑफिसर ने सेक्शन 139 के अंदर एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया, ही शैल ascertain the questions if any in dispute between any of the person interested distinguishing between। तो वो पहले क्या चीज असर्टन करेगा? अगर तो पार्टीज के दरमियान किसी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, तो सबसे पहले वो उन क्वेश्चंस को डिटरमिन करेगा, उनके दरमियान डिसाइड करेगा। नंबर 1, क्वेश्चन इज टू द टाइटल इन द प्रॉपर्टी ऑफ विच पार्टीशन इज सॉट। अगर तो टाइटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज हो गया, लेट सपोज अगर कोई पार्टी उठकर ये कह देती है कि फलां पर्सन का तो इस लैंड में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई शेयर ही नहीं है, ये तो मालिक ही नहीं है, तो अगर क्वेश्चन ऑफ टाइटल अराइज हो जाता है मलकियत से रिलेटेड, या सेकेंडली क्वेश्चन इज टू द प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड, या फिर अगर जिस प्रॉपर्टी की पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई है उस पर कोई क्वेश्चन अराइज होता है और कोई पार्टी आकर ये कह देती है कि फलां जमीन तो बंजर जमीन है, या दूसरी उठकर ये कहते हैं कि नहीं नहीं बंजर नहीं है बल्कि अच्छी खासी जरखेज जमीन है, हमवार जमीन है, तो फिर ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा रेवेन्यू ऑफिसर। एंड थर्डली द मोड ऑफ मेकिंग द पार्टीशन, या फिर अगर तकसीम के तरीका कार के ऊपर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो रेवेन्यू ऑफिसर का सबसे पहला काम होगा कि पार्टीज के दरमियान उठने वाले इन क्वेश्चंस को डिटरमिन करना और उनको डिसाइड करना। लास्ट है हमारे पास सेक्शन 141, आज की इस वीडियो का लास्ट सेक्शन, डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चन इज टू द टाइटल इन द प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड। अब इन क्वेश्चंस को डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाएगा? सबसेक्शन 1, when there is a question is to title in any property of which partition is sought, the revenue officer may decline to grant the application for partition until the question has been determined by the competent court, or he may himself proceed to determine the question as though he were such a court। अगर तो
प्रॉपर्टी के टाइटल के ऊपर कोई क्वेश्चन अराइज हो गया है पार्टीज के दरमियान, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर उस पार्टीशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, यानी कि वो सस्पेंड कर सकता है उस वक्त तक जब तक के कॉम्पिटेंट कोर्ट से वो इस क्वेश्चन को डिटरमिन या डिसाइड नहीं करवा लेती पार्टीज, या फिर वो खुद कोर्ट के तौर पर एक्ट करते हुए पार्टीज के दरमियान इन क्वेश्चन को डिसाइड कर ले। सो ये जनरल रूल बता दिया गया है सबसेक्शन 1 के अंदर। उसके बाद है सबसेक्शन 2, where the revenue officer does not himself proceed to determine the question of title as a civil court for the reasons to be recorded by him in this behalf require a party specified to file a suit in a civil court। अगर तो रेवेन्यू ऑफिसर खुद कोर्ट के तौर पर एक्ट करते हुए पार्टीज के दरमियान इन क्वेश्चन को डिसाइड नहीं करता, तो वो इस चीज की रीजंस रिकॉर्ड करेगा और साथ ही साथ पार्टीज को स्पेसिफाई करेगा कि आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड सिविल कोर्ट के अंदर जाकर एक सिविल सूट फाइल करें, ताकि उस सिविल सूट के अंदर ये क्वेश्चन ऑफ टाइटल डिटरमिन हो जाए विद इन सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। और साथ ही साथ उनको ड्यूरेशन भी प्रोवाइड करेगा कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने सिविल कोर्ट में ये सूट फाइल करवा कर डिसाइड करवाना है, और उस पर फैसला आने के बाद फिर पार्टीशन प्रोसीडिंग्स को फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। नेक्स्ट इज on the filing of suit by the party required so to do within the specified period, the revenue officer shall suspend further action on the application of partition till the said civil suit is decided by the court and the copy of court's order is produced before him। अगर तो पार्टी स्पेसिफाइड पीरियड यानी कि 90 डेज के अंदर सिविल कोर्ट के सामने सिविल सूट फाइल कर देती है, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर पार्टीशन प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड कर देगा उस वक्त तक जब तक कि सिविल कोर्ट से ये सूट डिसाइड नहीं हो जाता, और उस सूट के डिसाइड होने के बाद उस डिक्री की एक कॉपी इस रेवेन्यू ऑफिसर को प्रोवाइड नहीं की जाती, उस वक्त तक वो पार्टीशन प्रोसीडिंग्स को आगे लेकर नहीं चलेगा। In case the party so required fails to file a suit within the specified period, the revenue officer may proceed with the partition and decide the question of title himself। अगर तो पार्टीज फेल हो जाती हैं, अगर तो वो 90 दिन के अंदर सिविल सूट फाइल करने में नाकाम हो जाती हैं, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर खुद कोर्ट के तौर पर एक्ट करते हुए इनके दरमियान क्वेश्चन को डिसाइड करेगा और इस पार्टीशन प्रोसीडिंग्स को फर्दर आगे लेकर चलेगा। लेकिन फर्दर क्या कह रहे हैं, वेयर द रेवेन्यू ऑफिसर हिमसेल्फ प्रोसीड टू डिटरमिन द क्वेश्चन द फॉलोइंग रूल्स शैल अप्लाई। अगर तो रेवेन्यू ऑफिसर खुद कोर्ट के तौर पर एक्ट करते हुए इनके दरमियान क्वेश्चंस को डिसाइड कर रहा है, तो फिर कुछ रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। अब वो रूल्स क्या हैं? नंबर 1, if the question is the one over which the revenue court has jurisdiction, the revenue officer shall proceed as a revenue court under the law for the time being in force। अगर तो क्वेश्चन ऐसा है, पार्टीज के दरमियान ऐसा क्वेश्चन अराइज हो गया है जिस पर रेवेन्यू कोर्ट के पास इख्तियारात मौजूद हैं, तो फिर वो रेवेन्यू ऑफिसर रेवेन्यू कोर्ट के तौर पर एक्ट करते हुए पार्टीज के दरमियान उस क्वेश्चन को डिसाइड करेगा। सेकेंडली, if the question is the one over which a civil court has jurisdiction, अगर तो पार्टीज के दरमियान कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइज हो गया जिस पर जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट के पास है, the procedure of revenue officer shall be that applicable to the trial of original suit by civil court, and he shall record the judgment and decree containing the particulars required by Code of Civil Procedure 1908 to be specified। तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर सिविल कोर्ट के तौर पर एक्ट करते हुए उस तमाम प्रोसीजर को अप्लाई करेगा जो कि सिविल सूट को ट्राई करने में सिविल कोर्ट यूज करती है, यानी कि सीपीसी का बताया गया सारा तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए पार्टीज के दरमियान क्वेश्चन को डिसाइड करेगा और बाकायदा जजमेंट और डिक्री पास करेगा। नेक्स्ट इज an appeal shall lie from the decree of revenue officer under clause B as though that decree were a decree of civil judge in original suit।
जो रेवेन्यू ऑफिसर फैसला सुनाएगा उसके ऊपर अपील बिल्कुल वैसे ही की जाएगी जैसा कि एक नॉर्मल सिविल सूट के अंदर सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जाती है। Upon such appeal being made, the district court or high court, as the case may be, issue an injunction to the revenue officer requiring him to stay the proceeding pending the disposal of appeal. अगर तो अपील की कर ली जाती है रेवेन्यू ऑफिसर के फैसले के खिलाफ, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट हैं वो इस रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ एक इंजंक्शन ऑर्डर पास करेंगी और उसको ये बताने के लिए कि जब तक इस अपील का फैसला नहीं हो जाता तब तक आप पार्टीशन प्रोसीडिंग्स को आगे लेकर नहीं चलेंगे। लास्ट इज फ्रॉम द अपील appellate decree of district court. Upon such appeal, a further appeal shall lie to high court if such further appeal is allowed by the law. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपील के खिलाफ फैसला सुना दिया तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील लेकर जा सकते हो अगर उस केस में लॉ ने आपको अपील अलाउ की है तो। सेक्शन 141 ने बात की कि किस तरह रेवेन्यू ऑफिसर कोर्ट के तौर पर एक्ट करते हुए इन क्वेश्चंस को डिसाइड करेगा। ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 135 से सेक्शन 141 के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।